नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अमेरिका और ईरान, दो दुश्मन, दो जिद और टकराव की एक नई कहानी। मिडिल ईस्ट इस वक्त जंगी कगार पर खड़ा है। ईरान के करीब अमेरिकी एयरक्राफ्ट डेरा डाले, लंगर डाले बैठे हुए हैं। जंगी युद्धपोत और पनडुब्बियों की बढ़ती मौजूदगी साफ संकेत दे रही कि अमेरिका सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा है, वो यहां मसल फ्लेक्स कर रहा है और कभी भी पुतिन के दोस्त खामनेई पर बड़ा अटैक कर सकता है। ट्रंप का बयान और ज्यादा भड़काने वाला है। ट्रंप कहते हैं कि एक बड़ी सेना ईरान की तरफ बढ़ रही है, हम बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। यानी हमला अभी नहीं, लेकिन कभी भी हो सकता है। उधर तेहरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हमारी उंगलियां भी ट्रिगर पर लगी हुई, और इसमें रूस और चीन की भी एंट्री हो गई है। ये दोनों महाशक्तियां ईरान के साथ खड़े हो गए हैं। चीन की तो मजबूरी है, क्योंकि चीन के हाथ से उसका पहला दोस्त वेनेजुएला पहले ही निकल चुका है, जहां से वो अपने तेल की आधी जरूरत को पूरा करता था। और अब जैसे ही ईरान को अमेरिका अपने कब्जे में लेगा, सबसे बड़ा झटका चाइना के एनर्जी सेक्टर को लगेगा। तो चीन कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से इस जंग को रोका जाए, इस युद्ध को रोका जाए। मामला बहुत दिलचस्प हो गया है। ईरान के साथ खड़ी दो महाशक्ति इस पूरे तनाव को सिर्फ अमेरिका ईरान की लड़ाई नहीं रहने देंगे। सवाल यही है, क्या ट्रंप की ये दादागिरी ईरान को झुकाने की रणनीति है, या फिर दुनिया का एक और बड़ा युद्ध हम देखने जा रहे हैं, या फिर चीन को खत्म करने के लिए, उसके ऑयल को कंप्लीटली ब्लॉक करने के लिए अमेरिका ईरान हथियाना चाहता है, या वहां पर अपने पसंद वाली सरकार चाहता है। और इसके बाद ईरान ने पलटवार किया और चीन भी इसमें एंट्री मार गया, पुतिन भी इसमें एंट्री मार गए, तो फिर क्या होगा? यह बन जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 वाला सीन। तो क्या ट्रंप दबाव बनाएंगे या बटन दबाएंगे? जानेंगे आज इसी खबर को डिटेल से। इंडिया बोल रहा है में, और करेंगे इस पर इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से इतिहास ने पहले भी तबाही का रास्ता चुना है। विश्व युद्ध 1, विश्व युद्ध 2। अमेरिका, ईरान और इनके बीच खड़ी पूरी दुनिया, खासकर चीन और रशिया। ईरान के करीब अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत, पनडुब्बियों की बढ़ती मौजूदगी सिर्फ सैन्य मूवमेंट नहीं है, यह खुली चेतावनी है। बताया जा रहा है कि इस बार अमेरिका की तैयारी वैसी ही है जैसे पिछले साल जून 2025 में ईरान पर हमले के वक्त देखी गई थी। मैसेज क्लियर है, अमेरिका सिर्फ देख नहीं रहा है, ट्रंप दबाव बना रहे हैं, और इस दबाव की आवाज है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप कहते हैं ईरान की ओर बहुत बड़ी अमेरिकी सेना जा रही है। यह मेरे नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान है। ईरान पर अमेरिका का सबसे बड़ा बेड़ा इस वक्त नजर रख रहा है। बहुत करीब से हम ईरान को मॉनिटर कर रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान में 837 लोगों की फांसी की सजा को मैंने रुकवाया। फांसी होती तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते। परमाणु कार्यक्रम पर कार्रवाई भी उसके सामने छोटा लगेगा। ट्रंप का यह बयान कूटनीतिक नहीं है, यह तानाशाही लहजा है, यह हिटलर वाला अंदाज है। यह वो अंदाज है जहां बातचीत से पहले तोपें गरजती हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं। और इसलिए ईरान और अमेरिका में युद्ध की आशंका चरम पर है, जिसके सबसे बड़े संकेत मिल रहे हैं अमेरिका की तैयारी से। क्योंकि अमेरिका के जंगी बेड़े का ईरान के पास पहुंचना यह संकेत देता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सवाल यह उठ रहा है, क्या ट्रंप अपनी धमकी को सच साबित करेंगे, या ईरान पर दबाव बनाएंगे कि वो वहां पर खामनेई अपने सरकार को छोड़े और ईरान को भी छोड़े, और वहां कोई अमेरिकी समर्थित सरकार बैठे। क्योंकि इस सरकार के खिलाफ न सिर्फ अमेरिका है, बल्कि ईरान के लोग भी। अब समझिए गेम क्या चल रहा है, और अमेरिका ने कितनी बड़ी तैयारी की है। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान के करीब है। यह स्ट्राइक ग्रुप अभी दक्षिण चीन सागर में तैनात था, लेकिन 20 जनवरी को यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मलाका स्ट्रेट के पास
पहुंचाया गया और वहां से होते हुए महासागर, हिंद महासागर में प्रवेश कराया गया। यह स्ट्राइक ग्रुप 20 समुद्री मील पर घंटे से ज्यादा की रफ्तार से यात्रा करते हुए ईरान के करीब पहुंच चुका है। हालांकि इसने अपनी लोकेशन को छिपाने के लिए ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की ताकत भी समझ लीजिए। यह अकेला बेड़ा अमेरिका के मिडिल ईस्ट में जितने बेसेस हैं सबकी रक्षा कर सकता है, इवन इजराइल की रक्षा भी कर सकता है। यह आसमान से, जमीन से, पानी से, कहीं से भी युद्ध की स्थिति में दुश्मन पर प्रचंड प्रहार कर सकता है। इस करियर स्ट्राइक ग्रुप में कई शक्तिशाली विध्वंसक पोत हैं, परमाणु शक्ति से संचालित पनडुब्बियां हैं जो पूरे स्ट्राइक ग्रुप को पानी के अंदर लेकर आसमान तक सुरक्षा कवच मुहैया कराते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर एयरक्राफ्ट करियर पर 48 से 60 FA-18 लड़ाकू विमान तैनात हैं। हर विमान बिना एरियल रिफ्यूलिंग के 2300 किलोमीटर की दूरी को तय करके लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकता है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल उठाकर कह दिया कि ओके गो, ईरान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और इसके पीछे अमेरिका के वो घातक हथियार हैं जिसका लोहा दुनिया मानती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका के पास कुछ ऐसे हथियार भी आ गए जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। वेनेजुएला पर जब अमेरिका ने हमला किया तो वहां के सैनिकों ने शिकायत की कि उनके ऊपर हमला होने से पहले उनके नाक से, कान से, मुंह से खून रिसने लगा। तब जाकर दुनिया को पता चला कि अमेरिका ने यहां गोलियां नहीं चलाई हैं, अमेरिका ने यहां सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के पास ऐसे विध्वंसक हथियार हैं जो ईरान की पूरी सेना पर भारी पड़ सकते हैं। अमेरिका के कई खास हथियार सिस्टम ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइट्स जैसे खतरनाक टारगेट को चंद मिनटों में तबाह कर सकते हैं। यानी ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को रोक पाना बहुत मुश्किल है। हो सकता है 1-2 रोक लें, 2-4 रोक लें। अमेरिका के पास ऐसे 5 हथियार हैं जिनका तोड़ ईरान के पास है ही नहीं। ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्बर B-2 ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था। ईरानी सेना का एयर डिफेंस सिस्टम रेडार अमेरिकी B-2 बॉम्बर का पता लगा ही नहीं पाए। यानी B-2 बॉम्बर से निपटना ईरान के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इधर ईरान भी लगातार आंखें तरेर रहा है, झुकने को तैयार नहीं है। तेहरान ने जवाब दिया है कि आओ हमला करो, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर रखी हुई। मैसेज क्लियर है, ईरान कह रहा है हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। लोग वैसे ही विरोध में खड़े हैं, अमेरिका वैसे ही विरोध कर रहा है, दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। अगर हम मरेंगे तो मार के मरेंगे। और यहीं से ये लड़ाई और घातक हो जाती है और इसमें रूस और चीन की एंट्री। इसलिए लड़ाई सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान की नहीं रहेगी, क्योंकि ईरान अकेला नहीं है, इसके पीछे खड़े हैं चीन, रूस। चीन जो अमेरिका की हर दादागिरी को वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए खतरा मानता है। चीन का एक महत्वपूर्ण एंगल यह भी है कि वेनेजुएला और ईरान चीन के 2 बहुत महत्वपूर्ण अलाय रहे हैं, दोस्त रहे हैं, जो चीन को बेरोक-टोक निर्बाध तरीके से लगातार ऑयल आपूर्ति करते हैं। सबसे ज्यादा कच्चा तेल चीन अभी तक वेनेजुएला से खरीद रहा था और उसके बाद ईरान से खरीद रहा था और उसके बाद रशिया से खरीद रहा था। लेकिन पहले ही वेनेजुएला को कब्जा कर ऑयल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका में। अब अमेरिका बढ़ा है ईरान की तरफ। ईरान को भी कंट्रोल करने के बाद ईरान से जो तेल चाइना को जा रहा था उसको भी पूरी तरीके से ब्लॉक करेगा। उसके बाद पुतिन की बारी आएगी तो पुतिन से डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सबसे बड़ा नुकसान चीन का होने वाला है। इसलिए चीन खामोश नहीं रहेगा और चीन खामोश नहीं रहेगा तो रूस भी खामोश नहीं रहेगा। तो क्या होगा? 3rd वर्ल्ड वॉर का सीन बनेगा, क्योंकि ईरान को चीन और रूस का पूरा समर्थन है। चीन ने सैन्य साजो सामान तेहरान भेज भी दिया है। चीन के 16 सैन्य विमान ईरान में उतरते हुए देखे गए हैं, जहां पर चीनी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम भेजा गया है।
ईरान ने रूसी S-400 एयर डिफेंस की तैनाती की है, जो किसी भी मिसाइल को हवा में मार गिराने में सक्षम है। ईरान अपने हवाई सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होगा तो ऊपर से ही होगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के कान खड़े हैं कि कहीं ये सब मिलकर वर्ल्ड वॉर 3 की घंटी ना बजा दें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। वर्ल्ड वॉर 3 की बात हो रही, तो चलिए थोड़ा सा यूरोप भी घुमा लाता हूं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस जर्मनी ने सैन्य ताकत से दूरी बना ली थी, आज वही जर्मनी फिर से हथियार बंद हो रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट बताती है कि जर्मनी यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने के मिशन पर निकल चुका है। कैसे, आइए समझते हैं। यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बनाने का मिशन ऑन है जर्मनी में। कहते हैं हिटलर के बाद सबसे ताकतवर सेना बनाने की तैयारी कर रहा है जर्मनी, और युवाओं को सेना में आने के लिए ऑफर भी दिया गया है, करीब 2.5 लाख रुपए महीने का ऑफर। यह रूस के बढ़ते खतरे और अमेरिका के टूटते भरोसे को लेकर फैसला किया गया है। यानी यूरोप अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद को डिपेंडेंट करना चाहता है, अपने ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं हुआ। अमेरिका पे डिपेंडेंसी नहीं चाहता। सवाल उठता है कि जर्मनी को अचानक युद्ध का डर क्यों सताने लगा है? जवाब साफ है, डोनाल्ड ट्रंप का विश्वासघात और रूस का बढ़ता खतरा। यूरोप समझ चुका है कि अगर अमेरिका ने वक्त पर साथ नहीं दिया तो अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, वरना रशिया निकल जाएगा। मतलब क्लियर है, दुनिया 2 भागों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके अलाइज, दूसरी तरफ ईरान, चीन, रूस, उसके दोस्त। और इस तस्वीर के बीच डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो आग में घी डालने का काम कर रही है। उसने पूरा माहौल पूरी दुनिया में अराजक वाला बना दिया है। अराजकता क्रिएट किया जा चुका है। सवाल यह है, क्या ईरान झुकेगा? क्या चीन रूस पीछे हटेंगे, या अमेरिका पीछे हटेगा? और अगर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा तो फिर क्या होगा? किस ओर जा रही है दुनिया? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल एस.के. मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मल्लिका पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। सुधीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। और सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, भू राजनीतिक मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। और दर्शकों, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। पहला सवाल ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से। जो तस्वीर मैंने अभी पेश की देवनाथ जी, जर्मनी से लेकर ईरान तक, सिचुएशन मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। विवेक, इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में अभी अफरा तफरी का माहौल है। जिस तरह से अमेरिका हर रोज ईरान को धमकियां दे रहा है, लग रहा है कि रूस यूक्रेन की तरह से ईरान का फ्रंट भी कभी भी एक्टिवेट हो सकता है। इसमें यूरोप के देश थोड़ा सा अप्रीहेंसिव हैं, थोड़ा सा डरे हुए हैं। यूरोप के जो देश हैं उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर दे, और अमेरिका से यूरोप के देशों के ऊपर डेफिनेटली दबाव आएगा कि वो भी इस हमले में अमेरिका को थोड़ा बहुत मदद करें। ऑलरेडी इंग्लैंड की रॉयल एयरफोर्स ने अपने यूरो फाइटर्स एंड टाइफून विमानों को पश्चिम एशिया पे डिप्लॉय करने के लिए तैयार कर लिया है। अमेरिका अगर ईरान पर धावा बोलता है तो जाहिर बात है कि हवाई हमला सबसे पहले होगा। अभी हम देख रहे हैं अब्राहम लिंकन जो है किसी भी समय उत्तरी अरेबियन सी में पहुंचने वाला है। अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की तरफ कूच करा दिया है। B-2 बॉम्बर्स जो हैं किसी भी समय डियागो गार्सिया में पहुंच सकते हैं। B-52 स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर जो हैं वो इंग्लैंड में अपने बेस में तैयार हैं। वो चाहें तो इंग्लैंड से ईरान तक आके बॉम्बिंग करके वापस जा सकते हैं। तो विवेक, मामला जरा नाजुक है। सिर्फ स्टेबलाइजिंग फैक्टर ये है कि अभी ईरान में जो अंदरूनी गड़बड़ियां हो रही थी, लाखों लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपने अपने घर वापस चले गए हैं। इससे थोड़ा डोनाल्ड ट्रंप जो है हताशाहित हैं, थोड़ा सा दुखी हैं, और उनको लग रहा है कि अगर ईरान में फिर से, आज जुमा था, हो सकता अगले जुमे तक फिर से ईरान के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां बढ़ जाएं,
तो अमेरिका चाहता है कि जब अगले जुमे में फिर से ईरान के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां होगी, लोग सरकारी इमारतों को आग लगा देंगे, पेजिशकिन के घर में घुस जाएंगे, आयतुल्लाह खुमानी के पैलेस में घुस जाएंगे, तब अमेरिका बमबारी शुरू करेगा। जी। सुरेंद्र स्वामी जी, आपको कितने चांसेस लग रहा है अमेरिकी हमले के, और कब तक? नहीं, अभी तो देखिए, जो आजकल डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट लॉन्ग टाइम तो अमेरिका किसी भी हालत में करेगा नहीं, उसके इंटरेस्ट में भी नहीं है। और उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अगर ईरान से वॉर छिड़ती है तो इजराइल पे बहुत बड़ा खतरा है, और वो उस खतरे को बचाना चाहेगा जब तक पॉसिबल है तब तक। दूसरा यह है कि जो दूसरे कंट्रीज हैं गल्फ में, जो इसके बोर्ड ऑफ पीस में, अब इसीलिए इनको ये ले भी आया है डिप्लोमेटिकली कंट्रोल करने के लिए, अगर गल्फ में वार होती है तो वो भी नहीं बच पाएंगे उससे। इसलिए मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली तो वो उन पे सैंक्शन लगा ही रहा है, डिप्लोमेटिकली उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बना के सारे जो गल्फ के मोर और लेस सारे मुस्लिम कंट्रीज को, ईरान को छोड़ के और इराक को छोड़ के, उसने वहां पे उनका मेंबर बना लिया है, और चारों तरफ से वो अब दबाव कर रहा है। तो अब उसका मुझे लगता है कि बेसिक जो अमेरिका का रहेगा वो ये रहेगा कि हम बजाय एक लॉन्ग टर्म वॉर में जाने के तख्ता पलट करें, और उसमें किसी भी तरह से खेमनेई को वो कब्जे में लेना चाहेगा। एक बार वो उनके सुप्रीम लीडर अगर कब्जे में आ गए, हाँ, चाहे वो मारे जाएं या पकड़े जाएं, तो उसके बाद वहां पे तख्ता पलट बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जो अभी जैसे बता रहे थे रक्षा विशेषज्ञ कि भाई वो थोड़ा ठंडा पड़ गया है, क्योंकि वो बहुत सख्ती के साथ अब ईरान गवर्नमेंट उनसे निपट रही है, और काफी उनसे मनी रिकवर भी कर रहे हैं जो कि लॉस हुआ है, और वो कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। तो इस सब, और उनको ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग वेस्टर्न फोर्सेस जो हैं उनके ड्रिवन है, कहने से यहाँ आतंकवादी पे है, काम बिल्कुल। कर रहे थे। जी। तो उस हालात में वो ये अगर एक किसी तरह खेमनी पकड़ में आ जाते हैं तो वो फिर से वहां पे जो आंदोलन है वो रिवाइव हो सकता है, क्योंकि फिर लोगों के हौसले फिर से बन जाएंगे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अभी तो वही जो ट्रम्प साहब की नीति है, जो अब हम लोग इतने दिन से डिस्कस ही कर रहे हैं, कि पूरा दबाव बना दिया है, आर्माडा गल्फ रीजन में उनका युद्धपोत पहुंच चुका है। आपने बताया अब्राहम लिंकन भी वहां पे मूव कर गया, इंडियन ओशन से बाहर निकलने वाला है। तो ये सब तैयारी वो कर रहा है वहां पे, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि वो वार नहीं होगी जो कि बहुत लंबी खिंचे। और नहीं, आप मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वो वॉर में नहीं जाएंगे, वो क्विक वॉर में एक्शन में नहीं, जाएंगे और वहां से निकलेंगे, क्योंकि वॉर आज तक अमेरिका जीत ही नहीं पाया। वो कभी शॉर्ट वियतनाम नहीं जीत पाया, अफगानिस्तान नहीं जीत पाया, इराक सीरिया नहीं जीत पाए, किसी वॉर में नहीं जीत पाया, तो वॉर में नहीं जाएंगे। मैं सुधीर जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद में मलिक साहब और मलिका आपके पास आ रहा हूं। सुधीर जी, चाइना का इंटरेस्ट इसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि चाइना को रोकने के लिए ईरान में जाएगा ही जाएगा अमेरिका। 110% लिखी हुई बात, इसको कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि तीन कंट्री से चाइना सबसे ज्यादा ऑयल लेता है, और ऑयल पर नजर अमेरिका की इसलिए है क्योंकि चाइना को रोकना है तो ऑयल सप्लाई रोकना होगा। वेनेजुएला को पकड़ लिया, ईरान को पकड़ेंगे, उसके बाद रूस से बातचीत करेंगे, या फिर रूसी ऑयल पर सैंक्शन लगाएंगे। यही 2-3 काम करेंगे। देखिए, आप जैसा सोच रहे हैं, मे बी ये सारे जो ओपिनियन है वो ट्रम्प साहब के टेबल पे पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ईरान पर हमला पहली बात तो अमेरिका अभी नहीं कर रहा है, और अगर कर भी देता है तो चीन उसको बचाने नहीं आएगा। चीन का ये इतिहास नहीं रहा, और ना ही चीन की मिलिट्री कैपेबिलिटी है कि वो बाहर जाके बचाव करे। कुछ मदद दे सकता है, हाँ, मदद तो भेज दिया ऑलरेडी। लेकिन हाँ, हाँ, लेकिन चीन सीधे सहभागिता करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन भी बहुत ही वल्नरेबल है बहुत से मामलों में। तो चीन ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेगा। जहां तक रूस की बात रही, तो रूस आज के डेट में बहुत कमजोर है, उसको लेना देना यूक्रेन से है, और मुझे लगता है अगर एक श्रूड माइंड पुतिन साहब के दिमाग में है, जैसा कि लोग बताते हैं,
तो वो निश्चित तौर पर अमेरिका से डील कर लेंगे कि यूक्रेन में हमको मैक्सिमम लीवरेज दिलवा दीजिए, फिर जो करना है करिए आप। तो ये सब कहने की मातम पुरसी होगी। वेनेजुएला में नंगा नाच हुआ अमेरिका के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अवमानना हुई। मदुरो को, जब निकोलस मदुरो को पकड़ा गया, उसके चंद मिनट पहले चीनी राजदूत उनसे मिल रहे थे, लेकिन चीन का क्या रिएक्शन रहा? सिर्फ बयानवीर बना रहा चीन, कोई एक्शन रिएक्शन तो हुआ नहीं। और सबसे ज्यादा तेल आप बता रहे हो कि वेनेजुएला ही चीन को देता था, तो वो तो एक कमर्शियल रिलेशन था, आप नहीं देंगे बाय बाय टाटा करके चीन निकल लिया। देखिए, चीन बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म का देश है, बहुत ही हैवी कैलकुलेशन के साथ काम करता है, और उस कैलकुलेशन में ईरान के साथ चीन को लेकिन खड़ा होना चीन के लिए गुरुदेव, नुकसानदेह है। चाइना की एनर्जी सेक्टर की जरूरतें कौन सा देश पूरी करेगा फिर? रशिया देगा नहीं अमेरिकी सैंक्शन की वजह से। वेनेजुएला को पहले ही हड़प चुका अमेरिका, ईरान पर वैसे ही सैंक्शंस लगे हुए हैं, और ईरान में तख्ता पलट करेगा अमेरिका आज नहीं तो कल। 110% लिखी हुई बात है। फिर बगैर ऑयल के चाइना कैसे सरवाइव करेगा अपने इतने बड़े एआई और टेक इंडस्ट्री को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कैसे फ्यूल करेगा? सबसे बड़ा सवाल है। दोनों बातें अलग अलग है। हाँ। अमेरिका टॉपल नहीं कर रहा मुल्ला शासन को, आप इस बात को हम लोगों को समझना चाहिए। 15,000 लोग, ईरान के लोग मरे हैं। वो अमेरिका से नहीं आए थे ट्रेनिंग लेके, वहां के विश्वविद्यालयों में पढ़ के नहीं आए थे। वो मुल्ला तंत्र को उखाड़ने के लिए आमादा है। मौलिक अधिकारों का हनन जिस मुल्ला तंत्र ने जिस तरह से पिछले 47 वर्षों में ईरान में किया, ईरान का हर नागरिक क्षुब्ध है उससे। तमाम तरह की पाबंदियां लगी, आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, सुविधाओं का भारी अभाव है, तो लोग बड़े दुखी हैं। तो ये विरोध जो है मुल्ला तंत्र को उखाड़ने का है, इसमें अमेरिका हवा दे रहा है। ये उससे बात क्या सही लेना है। देना ईरान से अमेरिका का? वजह तो होगा ना। मैं उस वजह को जानने की कोशिश कर रहा हूं। क्या ऑयल कनेक्शन चाइना और ईरान के बीच का एक बहाना है कि भाई वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका लोकतंत्र को बचाने आ रहा है? जिसने वेनेजुएला में लोकतंत्र को अपने फौजी बूटों के तले रौंद दिया, वो क्या लोकतंत्र बचाएगा ईरान में आके? ये तो फर्जी दावे हैं। ये सब तो बातें हैं टेबल पर बात करने के लिए, कॉफी पी के बड़ी अच्छी बातें होती हैं। जिसकी ताकत है उसके पास सब कुछ है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। हाँ। तो मतलब वेनेजुएला में अमेरिका ने जंगल राज ही है फिर ये। कानूनों की ऐसी तैसी करी, इसमें दो मत नहीं है। हाँ। वो ईरान में भी करेगा, उसका इंटरेस्ट है, जिसी की हैसियत है तो रोकना है तो रोक लो, खुली चुनौती है। हाँ। सवाल ये है कि कौन रोकेगा? सिर्फ बयानवीर बने रहेंगे लोग, कोई सर, रोकेगा नहीं। चीन रोकने से रहा, हाँ। रूस की रोकेगा हालत तो नहीं रोक बची तो है कोई इस तरह सकता ही की नहीं है। सुरक्षा करने। अमेरिका को कौन चैलेंज करेगा? कोई नहीं कर सकता। मलिक जी के पास जा रहा हूं यही सवाल लेकर। एक मरे हुए आदमी को मारकर अमेरिका को क्या मिलेगा? जो ईरान खुद ही मरा हुआ है, इकोनॉमी खत्म है, वहां के पैसे रूबल की कोई कीमत नहीं है, रियाल की, माफ कीजिएगा, उसको मार के अमेरिका को क्या हासिल होगा? वो ऑयल कंट्रोल करेगा और चाइना को ठोकेगा, एक ही मकसद है। अब चाइना से कैसे बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मलिका, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मलिक साहब। विवेक जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। देखिए, मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ही आपको जो सवाल मेरे से पूछा है, आपके इंट्रोडक्शन में बहुत इलेबोरेट आंसर है इसका। देखिए, सारी प्रॉब्लम ये है कि पिछले एक साल में जब अमेरिका ने चाइना को प्रेस करने की कोशिश करी, चाइना ने रिवर्स बटन दबा दिया। चाइना ने उल्टा अमेरिका को मजबूर किया, और यहां तक मजबूर किया कि जाकर ट्रंप को G2 बोलना पड़ा, मजबूरी में बोलना पड़ा। वो उन्होंने खुशी से नहीं बोला कि आप मेरे दोस्त हैं। ये बात सही है कि चाइना एक बहुत बड़ा राइवल बन चुका है अमेरिका के लिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, आज के सिनेरियो के अंदर किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर चाइना डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होता। पर सवाल अब बात है कि जो आपने बीच में एक सवाल पकड़ा, मैं वो शब्द पकड़ता हूं कि अगर इतना प्रेस किया जाएगा, वेनेजुएला से चाइना को आउट किया, ईरान से जाए, तो चाइना जाए तो जाए कहां अपनी एनर्जी के लिए? देखिए, सारा झगड़ा ये है कि चाइना को रशिया मिलिट्रीली नहीं परेशान कर सकता, बहुत ज्यादा नहीं कर सकता। इसके अलावा वहां पर और क्या ऐसे कदम उठाए, तो ये उसने एक अच्छा कदम सोचा कि चाइना की उस नस को दबाया जाए जिससे उसको ऑक्सीजन मिल रही है, और वो नस है कि उसको वेनेजुएला और ईरान से जो तेल की सप्लाई हो रही है सस्ते दामों पर, वेनेजुएला से बल्कि बाल्टा टाइप चल रहा था, क्योंकि वो लोन के बदले उनको बहुत सस्ते दाम पे दे रहा था। और यहां तक आप इसको देखिए, इस पे एक डॉट और जुड़ता है, भारत का बाहर से आउट होना, अमेरिका का प्रेशर होना, ये भी इसको डॉट को जोड़ता है। मलिक साहब, ईरान से भी मैक्सिमम बार्टर ही है कि हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और आप हमको तेल दीजिए। जी,
तो इस टाइम विवेक जी, इस टाइम अमेरिका की देखा जाए थोड़ा वक्त उसके साथ है, क्योंकि वो चारों तरफ धमकी देने पा रहा, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो विरोध नहीं मिल रहा है जो विरोध होना चाहिए। ये गुंडागर्दी दादागिरी के दम पे ट्रंप चाहते हैं पूरी दुनिया में धमका के वो अपना वर्चस्व स्थापित करे। देखिए बहुत ज्यादा नहीं चलता है ये चीजें। ये बात सही है कि मैं आपको, जैसे कि जून के बाद अगर ऑपरेशन लिया जाए, मिडनाइट हैमर उन्होंने किया, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को कि वो वहां पर रिजीम चेंज चाहते हैं। और सुधीर सिंह साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वहां के लोग मुल्लापन के खिलाफ हैं। वहां के लोग जो वहां पर जो उनके ऊपर सैंक्शन है, जो उनकी फ्रीडम को कर्व किया जाता है, उनके ऊपर है। लेकिन अमेरिका इस चीज का बहाना बनाकर और वहां की जो खैमनई गवर्नमेंट है उसको करना चाहता है, निशाना है रशिया और चाइना, उसके ईरान के थ्रू। और वहां पर होगा कि नहीं, मुझे लगता है कि वहां पर अभी इतनी जल्दी ये खैमनई शासन को नहीं बदल सकते। कारण ये था, देखिए जब भी मिलिट्री ऑपरेशन होता है, मिलिट्री ऑपरेशन की कामयाबी की सरप्राइज और डिसेप्शन, दो ऐसी चीज होती है खूबियां कि जिससे किसी मिलिट्री ऑपरेशन की सक्सेस को डिसाइड होता है। और आज की डेट में पूरी दुनिया में आप गा रहे हो, पूरी दुनिया में आप दुंदुभी बजा रहे हो कि मेरी फोर्स आ गई, ये आ गई, वो आ गई। हम मानते हैं कि अमेरिका आज मिलिट्री पावर में, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी पावर है, और चाहे तो अगर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाएगा तो ईरान नहीं ठहर पाएगा। लेकिन ये भी बात सही है कि ईरान के अंदर जो खैमनई गवर्नमेंट है वो किस दम पर बाकी जो उनके लोग हैं उनके समर्थन में, उनको किस क्या वो दिखाएगी कि आपने हथियार डाल दिए, लड़ना ही छोड़ दिया? ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो निश्चित रूप से एक लिमिट तक विरोध होगा, क्योंकि ईरान की दो प्लस पॉइंट है। देखिए ईरान एक नेचुरल फोर्ट्रेस है, इराक की नहीं है। इराक की तरह के कुवैत में आपने 400-500 टैंक उतारे और वो दे हैड ए फ्री रन और सीधे सीधे दौड़ते चले गए। ईरान के अंदर ऐसा नहीं है। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा हिली एरिया है और बहुत ज्यादा इस टाइप का एरिया है कि जहां पे आपकी ग्राउंड फोर्सेस को बहुत टफ टाइम होने वाला है। अब रही बात ये, जैसे देवनाथ सर कह रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि अमेरिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसकी एयर पावर है। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि इतनी पूरी दुनिया में बाजा बजाने के बाद ट्रंप इस टाइम वो नहीं करेंगे। ये उनको प्रेशर करने की टैक्टिस हो रही है, और अल्टीमेट एम जो है वो है कि नस दबाना चाइना की और रशिया आप की। कह रहे हैं फोर्ट्रेस है, ठीक है, ये बात मैं मान रहा हूं। दो चीजें मैं रखना चाहूंगा मलिक साहब, उसके बाद मल्लिका जी के पास जा रहा हूं। दो चीजें रखना चाहेंगे। पहली बात, एशिया में जो गद्दार बैठा है वो ईरान के बॉर्डर पे ही बैठा है, जैसे हमारे बॉर्डर पे बैठा है। पाकिस्तान जो ईरान का दुश्मन भी है, जो ईरान में आतंकी गतिविधियां भी करता है, और वो अमेरिका के प्रॉक्सी की तरह काम करेगा। और अगर अमेरिका को टैंक ही घुसाना होगा, मुल्ला मुनीर को कहेंगे कि ये लो तुम इतना डॉलर और 50 टैंक ठेल दो वहां पर, वो मुनीर साहब भेज देंगे 50 टैंक अपना। दूसरा पॉइंट, ईरान का जो डिफेंस बजट है 17 बिलियन डॉलर का है, अमेरिका का 1.5 ट्रिलियन डॉलर का है, यानी कि 1500 बिलियन डॉलर का है, जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से। कोई कंपैरिजन ही नहीं। अमेरिका जिस दिन चाहे, जब चाहे, तब वो फैसला ले सकता है। बस फैसला लेने की देरी है। और इतनी जो लामबंदी हो रही है, सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए इतना बड़ा युद्धपोत का बेड़ा और ये और वो सब डालने की जरूरत होगी। मल्लिका जी का एक छोटा रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद वापस लौट रहा हूं। मल्लिका जी। नमस्कार विवेक जी। इसमें एक चीज विवेक जी ये देखने के लिए है, हमने ग्रीनलैंड का भी अमेरिका का काफी एक बिल्डअप देखा कि अमेरिका अटैक कर रहा है, काफी स्पीचेस देखी अमेरिका की, अभी हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, मुझसे डेनमार्क ने हमें धोखाधड़ी की है, मैं इसको खरीद लूंगा, बिजनेस डील। अभी आप उनकी परसों की डावोस की स्पीच देखिए तो उन्होंने सब चार्जेस ड्रॉप कर दिए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, अब ग्रीनलैंड का इशू उन्होंने समाप्त कर दिया है। वो क्या है कि कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, तो वो एक चीज में फिक्स नहीं हो रहे हैं। आप विवेक जी एकदम ठीक बोल रहे हैं, बट अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो यूएस के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अभी कतर और सऊदी, जो सऊदी इतना अच्छा मित्र माना जाता है मिडिल ईस्ट में, और काफी एयर बेसेस भी हैं, कतर में भी काफी एयर बेसेस हैं यूएस के, बट इनके पीएम ने, कतर के पीएम ने साफ साफ मना कर दिया है, सऊदी के पीएम ने साफ साफ मना कर दिया है कि हम लोग इस लड़ाई का भाग नहीं बनेंगे, मिडिल ईस्ट को हम वॉर जोन नहीं बनाएंगे। तो ये साफ साफ मना कर दिया है। तो अमेरिका के लिए ज्योग्राफिकली बहुत मुश्किल होने वाला है। हाँ, उसने अपनी नेवल फ्लीट, अपना ट्रांसपॉन्डर्स बंद करके, ऐसे न्यूज में काफी आ रहा है, इनफैक्ट यूएस के, अगर आप अमेरिका के
मतलब ट्वीट वीट में देखिए अमेरिकन एयरफोर्स के, तो वो काफी मिडिल ईस्ट में दिखा रहे हैं कि उनका ईगल जहाज उड़ रहा है, उनका अब्राहम लिंकन जहाज उड़ रहा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो उड़ते हुए दिखा रहे हैं ताकि वो इंटिमिडेट कर सके ईरान को। बट ईरान के अभी आप पुलिस चीफ का, आर्मी चीफ का बयान सुनिए, वो बोल रहे हैं अगर आपने खमीनी को अटैक किया तो हम ट्रम्प साहब आपको अटैक करेंगे। तो डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनके और इनके डिफेंस बजट में कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इसमें ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। और उसके आसपास आप देखिए रशिया और चाइना के साथ तो विवेक जी उसका 20-25 साल का ट्रीटी कॉपरेशन साइंड है। तीसरा पॉइंट एक जो आपने उठाया था विवेक जी, जिसमें आपने बोला था कि चाइना तेल किससे खरीदेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो टॉप 5 बायर्स में जो चाइना जिनसे तेल खरीदता है, उसमें ईरान नहीं है, उसमें इराक है, कुवैत है, उसमें अपना रशिया है। तो ये सब कंट्रीज हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइना, देखिए बहुत कैलकुलेटिव है, जैसे सर ने भी कहा, सिंह सर ने भी कहा, चाइना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है विवेक जी। तो हमें चाइना को कहीं भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इसमें। जी, तो फिर हमले की वजह क्या है ईरान के ऊपर? मैं इस पे यूके देवनाथ सर से समझना चाहूंगा। यूके देवनाथ जी। विवेक, मैं शुरुआत ऐसे करूंगा कि आज अगर ईरान में भुट्टे उग रहे होते, केले उग रहे होते, कद्दू उग रहे होते और ऊंट चर रहे होते, तो अमेरिका को ईरान में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये तो ईरान में कच्चे तेल का बहुत बड़ा भंडार है, शायद दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, इसीलिए ईरान अमेरिका की नज़रों में है। अब इसमें ऐड कर दीजिए कि ईरान जो है वो लगातार इजराइल के ऊपर दबाव बना रहा है। ईरान जो है यहाँ हिजबुल्लाह, वहाँ हूती, यहाँ हमास को सपोर्ट कर रहा है। तो इजराइल भी चाहता है कि अमेरिका की मदद से वो ईरान को काबू में कर ले। एक छोटा सा और प्रॉब्लम है, इनको लग रहा है कि शायद ईरान एक न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। ऐसा शायद नहीं है। IAEA की रिपोर्ट में कहा है कि अभी तक कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान ने बनाया नहीं है। IAEA की रिपोर्ट बहुत क्लियर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी की जो रिपोर्ट है, बिल्कुल, 60% परिष्कृतीकरण उन्होंने कर लिया है, 440 किलो यूरेनियम। तो 10 बॉम्ब बना सकते हैं, लेकिन वो 60% शुद्धता के साथ बॉम्ब नहीं बनता। नहीं बनेगा। 90% यूरेनियम चाहिए, बिल्कुल 90% कैपेसिटी चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो कच्चा तेल इजराइल को खतरा और एटम बम। लेकिन ऊंट तंबू में घुसना क्यों चाहता है? कच्चे तेल की वजह से। जी, सिर्फ कच्चा तेल। सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, जैसे मोरलेस सभी का एक ही मत बन रहा है कि अगर हम जाएं बैकग्राउंड में, तो ईरान से लड़ाई अमेरिका की अभी की लड़ाई नहीं है। 1953 में भी जब ईरान ने अपने ऑयल रिजर्व्स को और तेल के कुओं का नेशनलाइजेशन किया था, तो उसी समय उनकी जो BP कंपनी थी उसके सब हाथ बन गए थे। तो उसी समय अमेरिका ने वहां पे रिजीम चेंज किया था, और उसके बाद जो शाह का रिजीम आया था वो काफी, वो भी दबाव बनाने वाला, पब्लिक से काफी उन्होंने फोर्सफुली किया था, और इसीलिए खेमेनी को मौका मिला और वो 79 में वापस आ गए। तो इसलिए इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि अमेरिका का ईरान में ऑयल पर पूरा पूरा वो कंट्रोल चाहता है, जैसे वो वेनेजुएला में चाहता है। उसके अपने यहाँ भी ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो उनको एक्सप्लोर नहीं करता है। वो चाहता है ये जो जितने नेचुरल रिसोर्सेज दुनिया में दूसरे लोगों के पास हैं, पहले उनको खत्म किया जाए। तो ये उसकी एक है, चाहे वो फॉरेस्ट वुड हो और चाहे वो ये ऑयल रिजर्व्स हो, कुछ भी हो, उनका एक सिस्टम चला हुआ है। उनके जंगलों में आग लगती रहे, लेकिन कभी लकड़ी नहीं काटते वो। तो एक तो ये मुख्य कारण है जो है। दूसरा कारण वो है एटम बम वाला। अब देखिए, ये तो एक है कि भाई उन्होंने किया है, जांच की है नहीं है, डाउट तो है ना। डाउट है, और डाउट डाउट तो क्लियर है। करना और चाहते हैं, न्यूक्लियर, बिल्कुल। हाँ जी, तो न्यूक्लियर बम तो ऐसी चीज है कि भाई अगर मान लो सच में बन गया है, हाँ। चाहे एटॉमिक, उनकी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की इनकी जो IAEA, एसोसिएशन है, हाँ। वो पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए, कहाँ ले गए, उसने क्या किया क्या नहीं किया, उनको झूठ बताया क्या दिखाया,
तो उनको ये मालूम है कि ईरान के पास अगर एटम बम है तो इसीलिए सऊदी, यूएई, कतर ये सब अमेरिका के बेसेस अपने यहाँ चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो डर है ना ईरान से। और फिर इसराइल को तो सबसे ज्यादा डर है। और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो सबको मालूम है, इस समय ईरान के पास काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी है, ड्रोन में भी उसने काफी अच्छा काम किया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका यहाँ पर हमला करेगा, लेकिन वो वॉर उस तरह की वॉर नहीं करेगा जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर था ना, जी वो हाँ, स्विफ्ट वही ऑपरेशन टैक्टिकल जैसा ऑपरेशन, वेनेजुएला में हुआ। लिमिटेड जी जी टैक्टिकल ऑपरेशन करेगा, फुल फ्लेज वॉर में नहीं जी जाएगा। सुधीर जी का रिएक्शन चाहेंगे? जी सुधीर जी। देखिए, अमेरिका निश्चित तौर पर एक सिंबॉलिकल हमला करेगा, और अमेरिका का जब काम हो ही रहा है, यानी कि मुल्ला तंत्र को उखाड़ना अमेरिका का उद्देश्य है, हाँ, तो अब वो बगैर लड़ाई के अगर हो जाए तो क्या गड़बड़ी है। तो अब मुझे लगता है कि बहुत ही मेटिकुलस तरीके से अमेरिका इस पॉइंट पर, इस एस्पेक्ट पर काम कर रहा है कि मुल्ला तंत्र भी जाए और हमारा डायरेक्ट इंटरवेंशन भी न हो, लड़ना भिड़ना न पड़े, क्योंकि जो इंटरनेशनल एनर्जी रूट है उसके भी बाधित होने का खतरा है, और फिर क्रूड के दाम जो हैं वो डबल हो जाएंगे अगर ऐसा होता है। तो अमेरिका, मुझे लगता है कि जो चीनी स्ट्रेटजिक फिलोसफर सुन जू हैं, किंग मस्ट विन द वार विदाउट वेजिंग द वार, उस डिप्लोमेसी के अनुसार चलेगा कि पैतरा देके ही काम निकाल लिया जाए, लड़ने की बहुत जरूरत नहीं है। अब अगर लगातार प्रयास किया जाए और एक मनोवैज्ञानिक दबाव रखा जाए तो मुल्ला तंत्र बहुत जल्दी ईरान से उखड़ सकता है, ऐसी सच्चाई दिख रही है। हमको आपको दिख रही है, तो अमेरिका के पास तो और भी तंत्र है इसको जानने के लिए, और वो मनोवैज्ञानिक तौर पर जो मुल्ला तंत्र है वो बहुत डरा हुआ है, आम लोग खिलाफ हैं। आप किसी भी साहित्य को ये पढ़ तो लीजिए, सर स्ट्रेटेजिक साहित्य हमारे लिए को, भी जब कभी ये इंडिया के देश का, प्रोस्पेक्ट से एक भी। सेकंड, एक जी आप पूरा कर जब लीजिए। जब किसी देश का हाँ, नागरिक उठ खड़ा होता है उस शासक के खिलाफ, तो शासन का चलना बिल्कुल मुश्किल होता है। आज बिल्कुल सही वही बात। स्थिति ईरान में। ये बात मैंने भी कही थी कि अगर बाय हुक और बाय क्रुक अगर खामनेई इसको दबा भी ले जाते हैं, ये 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने के बाद फिर ऐसे ही प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। इसको हमेशा के लिए नहीं दबाया जा सकता। लेकिन मेरा पॉइंट ये कि इसमें भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चाबहार बेस बंदरगाह वहां पर है और उसको हमने लीज पर लिया हुआ है, तो इस हिसाब से फिर अमेरिका भी उसको कंट्रोल करेगा। सुधीर जी, मुझे लगता है सुधीर जी तक आवाज दी जा रही है। मैं यही सवाल अगर मलिक जी से करूं तो मलिक जी। देखिए, ये बात सही है कि जो भारत का चाबहार पोर्ट था जिसको हमने लीज पे लिया था और हम अपने ऑपरेशन को हमने संभाले हुए थे, उसके थ्रू हम भी अपने कई एक तरह से हित देख रहे थे। मिडिल एशिया के थ्रू अपनी पहुंच पाना, रशिया तक, चाबहार के पोर्ट के थ्रू रशिया तक अपनी कम्युनिकेशन लाइंस को क्लियर करना, खोलना, इसके साथ साथ अफगानिस्तान को सपोर्ट करना। लेकिन चूंकि अमेरिका ने बीच में उसमें टैरिफ लगाया, और कुछ भी है तो उस टैरिफ से असर हुआ, और टैरिफ असर होने का मतलब है हमको नुकसान हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने और ज्यादा प्रेशर डाला कि भारत को अपने ऑपरेशन वहां पर कम करने पड़े, इससे हमको देखा जाए बहुत एक तरह से हमारे लिए एक नेगेटिव चीज है। मैं बहुत इसको अच्छा नहीं मानता कि जी। भारत ने वहां पर अपने ऑपरेशंस को कम किया, क्योंकि अल्टीमेटली भारत जिस तरह से उभरती अर्थव्यवस्था आ रहा है, तो भारत को मिडिल ईस्ट यानी सऊदी अरब से लेके और यूएई से लेके सभी लोगों से लेके इस एक्सिस को बनाए रखना था। और चाबहार में हमको नहीं पता कि इस लेवल पे क्या गवर्नमेंट के साथ क्या मजबूरियां आई, लेकिन इसका चाबहार का बंद होना भारत के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है इसके कुछ ऑल्टरनेट भारत सरकार सोच भी रही हो, या उस पर कुछ काम भी चल रहा हो। अल्टीमेटली ईरान के साथ हमारे संबंध जो थे, एक इकोनॉमी के, जिसमें हमने कहा जी। कि हमने 150 मिलियन शायद डॉलर उनको पे किए हैं, तो ये चाबहार के पोर्ट का जाना हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट में अच्छा नहीं रहा है। और कुल मिलाकर इसमें जो मतलब पाकिस्तान जी। इसका आपने जिक्र किया था जी, सॉरी, नहीं, वो चाइना और रशिया फिर वो नहीं आने वाले। मतलब कुल मिलाकर बात इतनी सी है, जो बात सुधीर जी भी कह रहे थे और स्वामी जी भी कह रहे थे। एक शब्द मैं ये कहना चाहता हूं विवेक जी, सारी कहानी इकोनॉमिक्स और पूरे एनर्जी सोर्सेज को कंट्रोल करने की है, अपनी मर्जी से जिसको चाहे बेचे, जिसको चाहे। और दूसरी बात यह है कि चाइना जैसे कंट्री को झुकाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बनता है
तो वो ऐसे कोएर्सिव टैक्टिक्स के थ्रू, और ईरान ईरान क्यों होना है, ठीक है, ईरान से उसकी दुश्मनी बहुत लंबी है, लेकिन ईरान के अंदर जो परिस्थिति पिछले दिनों जो लंबा चला, 15-16 हजार लोगों की जाने गई, इसको इसके पीछे मोसाद के साथ साथ वहां की अमेरिका की CIA सारी एजेंसीज हैं। और ये नहीं है, ऐसा नहीं हुआ कि ओवरनाइट हुआ, फ्यूल मिला, यही बात है जैसे सिंह नहीं साहब आप कह रहे फ्यूल, थे। ये फ्यूल वाला भी एक जल्दी से बता दीजिएगा, फिर मल्लिका जी के पास जा रहा हूं कि जी अब इसी पर आ रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं। चाइना के फ्यूल लेने से अमेरिका को इतनी दिक्कत क्यों है? जी, चाइना के फ्यूल लेने से दिक्कत ये है कि चाइना को कहां पर दबाए, चाइना उनकी बात कैसे माने, चाइना बात नहीं मानता है, चाइना उनको मजबूर करता है, यार अमेरिका को एक कदम आगे 2 कदम पीछे लेने में मजबूर करता है। तो चाइना उसके काबू में नहीं आ रहा, तो चाइना को काबू करने को कुछ तो इंटरनेशनल तरीके ढूंढे जाएंगे, और वो ढूंढे जाएंगे। चाइना का मेन मकसद चाइना को कंट्रोल करने का है। 100% जी। मल्लिका जी, क्या इन सबके कोर में ये, मतलब ये इसको अगर ऐसे देखें तो ये अमेरिका वर्सेस चाइना का ही है सारा ये किया धरा मामला? बिल्कुल विवेक जी, और हम ये काफी समय से भी देख रहे हैं। आप देखिए कि वेनेजुला में चाइना घुसा तो अमेरिका को प्रॉब्लम हो गई। अभी अमेरिका को ये समझ में आने लग गया है कि एशियन ब्लॉक और उसमें भी चाइना बहुत ही तेजी से अमेरिका से आगे निकल रहा है हर एक चीज में, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो पॉपुलेशन वाइज हो, चाहे हर एक क्षेत्र में आज के टाइम में चाइना आगे निकल रहा है यूएस से, और बराबरी की टक्कर दे रहा है जो यूएस ने शायद अनुमान नहीं लगाया था। आप देखिए वो लैटिन अमेरिका तक घुस गया, वेनेजुला में लैटिन अमेरिका के साथ कर रहा है। यूएस जहां इराक को वॉर में पूरा करके गया, मतलब 2009 में पूरा एकदम खत्म हो गया वहां पर चीजें, अब वहां से तेल कौन पंप कर रहा है? चाइना पंप कर रहा है। यूएस वहां 10 साल तक रहा बट उसकी सेटल नहीं कर पाया, तो अब तेल पूरा इराक का चाइना जा रहा है। आप देखिए चाइना लेकर जा रहा है। चाइना ने ग्रीनलैंड में भी घुसने की कोशिश की इनफैक्ट। तो जैसे ही यूएस को अनुमान लग रहा है कि चाइना हर जगह घुस रहा है, तो अब यूएस डरने लग गया है। वो तो डेनमार्क के पीएम का भी स्टेटमेंट है कि हमने चाइना को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने नहीं दिया है, बट चाइना वहां भी घुसा हुआ है। आप हर एक कंट्री में देखिए चाइना कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूट से ज्यादा घुस रहा है और अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा मेंटेन कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, लोन्स दे रहा है। पाकिस्तान को लोन दिया है, कितनी सारी कंट्रीज को उन्होंने लोन दिया हुआ है आज के टाइम में, बांग्लादेश को देखिए लोन दिया हुआ है। तो यूएस इस चीज से घबरा रहा है कि चाइना एकदम उनके बराबरी की टक्कर में कैसे पहुंच रहा है। तो बिल्कुल आई थिंक ये विवेक जी एकदम जैसे सिंह सर ने भी बोला है, बिल्कुल सही अनुमान है, और आपका भी बिल्कुल ठीक अनुमान और विश्लेषण इसमें यह है कि चाइना की वजह से यूएस बहुत ज्यादा रैटल हो रहा है। नहीं, लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से पूरी दुनिया को क्यों भुगतना पड़े, ये भी तो सोचना होगा। ईरान की बात की, ईरान से 20% तेल चाइना खरीदता है अपनी जरूरत का, और वेनेजुला की आपने बात की 4 से 5% आपूर्ति करता था अभी तक। तो ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, जो ईरान से व्यापार करेगा उसे 25% और टैरिफ लगाएंगे। तो ईरान प्रेशर में और ये व्यापार भी प्रेशर में है। वेनेजुएला का तेल अमेरिका की तरफ पहले ही मोड़ दिया गया है। अब बच गए इराक और रशिया, दो ऐसे देश जहां से चाइना तेल लेता है। कल को इनके ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे और बोलेंगे कि इराक से जो तेल ले रहा है उस पर 50% का टैरिफ। बट विवेक ये सैंक्शंस मान कौन रहा है? अगर आप देखें तो चाइना तो तेल खरीद ही रहा था ईरान से अभी तक। वो सैंक्शंस के बारे में बिल्कुल पब्लिकली इनफैक्ट चाइना ने बोला है ये चीज कि हम सैंक्शंस बहुत गलत लगा रहा है यूएस, और चाइना बिल्कुल तेल खरीद रहा है। वेनेजुला से भी वो बैकडोर से तो खरीद ही रहा था। इनफैक्ट जब मदुरो को अमेरिका ने उठा लिया, उनके और उनकी वाइफ को, तो आप देखिए लास्ट मीटिंग किससे भी है? पीएम मदुरो की चाइनीज डेलीगेशन से भी है। तो ये तो विवेक जी हो ही रहा है, जहां जहां देखिए अमेरिका अटैक कर रहा है बट चाइना तो वहां प्रेजेंस है ही। तो अगली बार ईरान में कर देगा, वहां भी प्रेजेंस है, सैंक्शन लगा दिए वहां भी प्रेजेंस है, इराक में कर रहा है वहां भी प्रेजेंस है, सऊदी में कर रहा है वहां भी प्रेजेंस है। सबसे ज्यादा तेल सऊदी और कुवैत से खरीद रहा है, जो सबसे अच्छे पार्टनर्स हैं यूएस के। अब बताइए किस किस से अपने अच्छे अच्छे पार्टनर से सबसे लड़ता फिरेगा क्या अमेरिका? जी, मैं इस पर जल्दी से देवनाथ सर का रिएक्शन चाहूंगा। देवनाथ सर। विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है हमेशा दो चीजों पे नजर रखता है। एक तो दूसरे देशों में कितना कच्चा तेल है, सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले पहले यूरेनियम को ट्रैक करता था, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो गया है। लड़ाई देवनाथ सर रेयर अर्थ मेटल्स सिल्वर वर्सेस ऑयल तो नहीं हो गया है? हाँ विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका अब दुनिया के उन सब देशों को ट्रैक करने लगा है जहां पर भविष्य में
उसको रेयर अर्थ मिनरल्स मिले। ग्रीनलैंड इसीलिए टारगेट पर है, यूक्रेन इसीलिए टारगेट पर है। चीन ने इसी चीज को आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले भांप लिया था। उन्होंने दुनिया भर के देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट 99 ईयर का लीज ले लिया। कहा जाता है कि दुनिया के जितने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसमें 90% से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट चीन ने कर लिए हैं। आज की तारीख में लिथियम, जो कि हाई एनर्जी बैटरी का सोर्स है, बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है लिथियम, उसका भंडारण चीन के पास 88% है दुनिया का। जी। तो अमेरिका चाहता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पे भी आस्ते 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 उसका कब्जा हो। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका चीन को क्यों दबाना चाहता है। हाँ। क्योंकि आज की तारीख में चीन एक ऐसी शक्ति है जिसको आंतरिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। आप दुनिया की किसी भी देश को देख लीजिए, दुनिया के सभी देशों में कोई ना कोई आंतरिक गतिरोध चल रहा है। जी। चीन एकमात्र ऐसा देश है जहां पे रूस की तरफ से, नॉर्थ कोरिया की तरफ से या ईरान की तरफ से कोई आंतरिक गतिरोध नहीं है। अमेरिका को एक स्टेबल देश से बहुत ज्यादा खतरा है। बिल्कुल। एक और चीज मैं बताता हूं, जी। चीन में अगर आप जाएं, मैं थोड़ा 2 सेंटेंस बोलूंगा। जी। उन्होंने धर्म को एकदम भुला दिया गया। खत्म कर दिया। जात पात संप्रदाय पॉलिटिक्स, ये पार्टी वो पार्टी, ये कुछ सब नहीं। इसके साथ उनकी एनर्जी खत्म हो गई है। सब दफा। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसीज में जो नेता हैं, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट डेमोक्रेसीज में है, उनका आधा दिन तो अपनी पार्टी और अपनी सत्ता को बचाने में चला जाता है, विरोधी पक्ष को गिराने में चला जाता है। चीन में शी जिनपिंग सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कोई विरोधी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक उनको ये धर्म वो धर्म, ये यह पार्टी वह पार्टी कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज चिंता करते हैं सुबह से लेकर शाम तक कि किस तरह से ताइवान को गपचिया जाए और 50 साल के अंदर किस तरह से अमेरिका को नंबर 2 पावर बनाया जाए। जी, कैसे ताइवान को गपचिया जाए और कैसे बाकी इलाकों में भी अपना जो नाक है वो घुसेड़ा जाए। जो उनके बॉर्डर्स लगते हैं हर तरफ अपनी अपनी नाक घुसेड़ता रहता है। भारत में भी उसने लद्दाख में, गलवान में और उधर अरुणाचल प्रदेश में भी और जगह जगह बदमाशियां करता रहता है। लेकिन चीन की हरकत को ही कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ये सारे खेल खेल रहा है, लेकिन अमेरिका के खेल का नतीजा भी बुरा हो सकता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।